सो है गाइज, वेलकम बैक योर क्लास एंड नाउ दिस इज़ योर विजय और बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे अगेन ई पाठशाला के चैनल में। और मैंने जैसे कि आप सभी को कहा था कि क्लास 11th एंड 12th के लिए हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी की सभी की नई सीरीज़ आएगी। तो जो हमने डिमांड में सभी बच्चों से पूछी थी वो फाइनली क्लास 12th के हिस्ट्री के क्लास 12th के ज्योग्राफी के चैप्टर की डिमांड निकल के आई। तो पॉलिटिकल की नई सीरीज चल रही है, हिस्ट्री की नई सीरीज चल रही है एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे विद द ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर। तो अगर आप हमारे साथ यूट्यूब चैनल के अलावा और दूसरे प्लेटफॉर्म पे जुड़ना चाहते हैं, स्पेशली ऑन आपका इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे हम लोग बच्चों को रिप्लाई काफ़ी समय से कर भी रहे हैं और काफ़ी मैं रिस्पॉन्स देख रहा हूँ कि बच्चे जुड़ रहे हैं। तो आप एक्स्ट्रा इंक्वायरी के लिए आप हमारे साथ इन चीज़ों के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो आज जो चैप्टर हम करने जा रहे हैं वो पूरी तरीके से चैप्टर फर्स्ट है। आप देख सकते हैं ये वीडियो का पहला पार्ट है। तो दोस्तों चैप्टर का नाम है पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड द ग्रोथ, जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हैं, जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि। कहने का मतलब ये कि हम पूरी तरीके से इस चैप्टर के अंदर इंडिया वाली बुक की मैं बात कर रहा हूँ, हम इंडिया वाली बुक को इसमें स्टार्ट करेंगे और आप देखेंगे यूनिक तरीके से किस तरीके से ज्योग्राफी को मैंने मतलब इतना हलवा करके बना दिया बच्चों के लिए कि वो बहुत आसानी से इसे कैच कर पाएंगे। तो जनसंख्या के बारे में हम पूरी तरीके से इंडिया से इसे रिलेट कर पाएंगे। ये वीडियो का पहला क्या कहते हैं पार्ट है। और दूसरी बात ये कि दोस्तों जितनी जल्दी मुझे इस वीडियो के ऊपर 200 लाइक मिलेगी, मैं उतनी ही जल्दी वीडियो का अगला पार्ट अपलोड करूँगा। मैं लाइक की इसलिए बोल रहा हूँ कि एक हमारा गोल रहेगा कि यार शॉर्ट टाइम पे हमने 200 लाइक पूरे कर दिए तो वीडियो का अगला पार्ट उस समय आपको जल्दी मिल जाएगा। तो ऐसे हमने हिस्ट्री, पॉलिटिकल सभी के साथ किया हुआ है। तो 200 लाइक आप पूरे करेंगे तो आपको ज़रूर दूसरा पार्ट जल्द ही मिलेगा। तो देखते हैं वीडियो में क्या इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जैसे कि आप सभी को पता है, जनसंख्या, पूरे भारत की जनसंख्या एक सही मायने में एक ऐसा कंपोनेंट है, एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट मैं बोल सकता हूँ जनसंख्या का, क्योंकि इंसान जो है उससे हमें एक अलग अलग चीज़ों के बारे में पता चलता है। अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से जनसंख्या है उसका अगर हम एक तरीके के डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो जनसंख्या में अलग अलग वेरिएंट हमें देखने को मिलते हैं। जैसे वो किस जेंडर का है, कितनी एजुकेशन है, उसका काम धंधा क्या है, उसकी इनकम लेवल क्या है, वो किस एज ग्रुप से बिलोंग करता है ना। तो ये सारी चीज़ें हम कवर कर पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए जिस तरीके से आप घर के अंदर एक तरीके की चाउमीन बनाते हैं, चाउमीन बनाने के लिए आपको अलग अलग इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ती है। तो सेम ऐसे ही जनसंख्या जो है, जनसंख्या के डिस्ट्रीब्यूशन के पैटर्न को समझना, उनकी डेंसिटी को समझना, उनके कंपोनेंट को समझना, उनको समझने के लिए आपको जनसंख्या के अलग अलग हिस्से को समझना पड़ता है। जैसे कि आपका जेंडर, हमारे पूरे पॉपुलेशन में कितने जेंडर में कितने मेल्स है, फीमेल्स है, उनका एजुकेशन लेवल कैसा है, उनका व्यवसाय कैसा है, उनकी जॉब में अगर है तो उनका इनकम कैसा है। सो दैट इज़ वाई हम बोल सकते हैं कि पीपल एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट यानी कि घटक होता है जनसंख्या का, जिससे हमें ये सारी चीज़ें पता चलती है। जिस तरीके से आपको चाउमीन में एक अलग अलग कंपोनेंट, एक अलग अलग इंग्रेडिएंट्स देखने को मिलते हैं कि इसमें सोया सॉस डलेगी, गाजर डलेगी, शिमला मिर्च डलेगी, क्या नहीं डलेगी ना, तो वो सारी चीज़ें। तो सेम ऐसे ही जनसंख्या के अलग अलग कंपोनेंट को समझने के लिए हमें जनसंख्या के डिस्ट्रीब्यूशन या उसके पैटर्न को समझना पड़ता है। अब हम ये चीज़ें इसलिए समझते हैं, हमें अगर 12th बेस पे जोग्राफिकल लेवल पे हमें समझना है तो आप ये नोटिस करेंगे कि सरकार इन सब चीज़ों को इसीलिए पढ़ती है या समझती है कि किस देश की पॉपुलेशन कैसी है, किसी राज्य में कितनी जनसंख्या में कितनी महिलाएं हैं, कितने मेल्स हैं, कितने छोटे कितने बुजुर्ग हैं। वो सब इसीलिए ताकि सरकार जो आने वाली पॉलिसीज़ होती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की योजना हो सकती है, उस योजना पे किस तरीके से उन लोगों के ऊपर खर्च किया जाएगा, कितना उन पे खर्च किया जाना चाहिए, ये रफली फिगर हमारे पास होना चाहिए। सो आई होप आपको एक आइडिया लग चुका होगा कि हमें पॉपुलेशन कंपोनेंट में जनसंख्या एक इम्पॉर्टेंट पार्ट क्यों होता है, ताकि हम सरकार की जितनी भी चीज़ें होती जैसे जनधन योजना हो गया, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो गया, या महिला कल्याण योजना हो गया, पुरुष वृद्धा योजना हो गया,
ऐसी बहुत सारी योजनाएं होती हैं जो सरकार समय समय पे लाती रहती हैं। तो इसलिए सरकार को डेमोग्राफिक करैक्टरिस्टिक पता होने चाहिए किसी प्लेस में किस तरह की जनसंख्या रहती है। ओके, अब मैं आगे की तरफ चल रहा हूँ। अब अगर हम पूरा डेटा उठा के देख ले एट प्रेजेंट टाइम पे जनसंख्या का, तो जनसंख्या के हिसाब से आप इंडिया को देख सकते हो सेकेंड नंबर पे। और दिस काइंड ऑफ पॉपुलेशन वी हैव एट प्रेजेंट टाइम। चाइना को हम मे बी शायद से 2040 तक हरा दें, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी ही उन्हें हरा देंगे, जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रही है। हालांकि जनसंख्या का बढ़ना कहीं ना कहीं नुकसानदायक होता है, क्योंकि जितनी जनसंख्या होती है ज़मीन पे उस जितने रिसोर्स उससे उस पर प्रेशर पड़ता है और कहीं ना कहीं नुकसानदेह है ये। लेकिन फिर भी देखते हैं, इसके बारे में एनालाइज करते हैं कि क्या है कैसे है। अब यहाँ पे ये जनसंख्या को समझना या जनसंख्या के पैटर्न को समझना या कितना जनसंख्या कहाँ पे वास करती है, ये सारी सोच सबसे पहले लाया कौन था। तो आप सभी को पता है कि हम लोग 1950 के बाद तो हम लोगों ने अपना संविधान बनाना कंप्लीट कर दिया था। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसके बाद 1858 के बाद अंग्रेज़ों ने हमें कैप्चर करना चालू कर दिया था। और उसके बाद वो इम्पोर्टेंट साइट्स मद्रास, कोलकाता, बंगाल ये तीन ही जगह थी जहाँ पे वो राज कर रहे थे। और इन इलाकों को ढंग से ऑर्गेनाइज करने के लिए ब्रिटिशर्स ने एक सोच निकाली। सो ब्रिटिशर्स हर चीज़ को बिल्कुल सही तरीके से रखना चाहते थे, सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाहते थे। तो दैट इज़ वाई सबसे पहले किस प्लेस की जनसंख्या कितनी होगी, किस प्लेस पे कितना पैसा खर्च होगा, ये सबसे पहले अंग्रेज़ों ने ये चीज़ लेके आए। और यहाँ पे सबसे पहले इंडियन पॉपुलेशन कंडक्ट करी गई थी 1872 के अंदर। सो दैट इज़ व्हाई दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो इसको ज़रूर नोट डाउन करिएगा, क्योंकि यहाँ पे पहला इंडियन सेंसस जो था, जिसे आप जनसंख्या कहते हैं काउंटिंग करने के लिए, सबसे पहले 1872 में हुआ था और पूरी फाइनली तरीके से 1881 के अंदर कंप्लीट हो चुका था। तो इस तरीके से हर 10 साल के अंदर एवरी 10 ईयर्स में हम लोग इसका टैली करते हैं, कितनी जनसंख्या कहाँ पे रह रही है, कहाँ माइग्रेट कर रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है, वो सारी चीज़ें हम लोग टैली करते हैं। तो लास्ट आपकी बुकों के अंदर 2011 के आंकड़े लिखे हुए हैं, क्योंकि आफ्टर 2021 के आंकड़े अभी आए नहीं हैं, पूरी तरीके से सर्वे आए नहीं है। आपको अगर आप नेट पे फाइंड आउट करेंगे तो आपको वहाँ पे आसानी से मिल जाएंगे ये सारी चीज़ें, है ना। तो ये चीज़ है एक तो, ठीक है। इतना आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, एक सेकेंड है। तो आप देखेंगे इसके अंदर कि इंडिया में सबसे पहले देख सकते हो मायरो जो है, लॉर्ड मायरो जो देख सकते हो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। कब थे वो? 12 जून 1869 से लेके 8 फरवरी 1852 के टाइम 1872 के टाइम पीरियड पे ये क्या थे? ये गवर्नर जनरल थे। तो उस टाइम पीरियड पे इन्होंने सबसे पहले ये देखा कि यार सही मायने में भारत की जो पॉपुलेशन है, जहाँ तक उन्होंने राज कर रखा है भारत के अंदर, वो पता करना इनको ज़रूरी है। कितनी जनसंख्या कहाँ पे रह रही है, उसमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, एजुकेशन लेवल, एज, इनकम ग्रुप, सारी चीज़ें किस टाइप की है, वो सारी चीज़ें इन्हें समझनी ज़रूरी है। तो ये चीज़ सबसे पहले कौन लेके आया? ब्रिटिशर्स। थैंक्स उनके लिए कि भाई उन्होंने ये चीज़ हमारे भारत में लेके आए। इससे हमें ही फ़ायदा हुआ, क्योंकि देखो सरकार को आने वाले समय में कितना पैसा कहाँ खर्च करना है, वो पहले से अगर उनके पास जनसंख्या का पैटर्न उन्हें समझ में आ जाएगा तो उन्हें पता चल जाएगा। सपोज मान लो बिहार के अंदर सरकार को एजुकेशन लेवल के ऊपर बच्चों को नई किताबें देनी है या नई योजनाएं चलानी है, तो उन्हें कैलकुलेशन पता होनी चाहिए कि पूरे बिहार के अंदर जो जनसंख्या है उसमें क्या कहते हैं, आपके 10वीं के बच्चे कितने हैं, 12वीं के बच्चे कितने हैं, 10वीं में है तो उसमें बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, 12वीं में तो उसमें बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, उसमें कितनी इम्प्लीमेंटेशन होगी, कितना पैसा कहाँ खर्च होगा, ये सरकार को पता होना ज़रूरी है। सो दैट इज़ वाई ये चीज़ सबसे पहले हमने अंग्रेज़ों के थ्रू देखा, जो उन्होंने भारत में शुरू करी थी। अब अगर आप पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेंगे तो ज्योग्राफी वाले बच्चे बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि इस इलाके के अंदर सबसे ज़्यादा डेंसिटी हमें देखने को मिलती है, थोड़ा इन इलाकों के अंदर हमें डेंसिटी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। इसका एकमात्र कारण है, जहाँ पे जनसंख्या होती है वहाँ पे कहीं ना कहीं पानी का सोर्स सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो अगर आप नोटिस करोगे जनसंख्या के वितरण के बारे में, तो जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अलग अलग है। क्यों? क्योंकि हमारे भारत
आप ये पूरा भारत देख रहे हैं भाई, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा जो भारत है इसके अलग अलग वेरिएंट हमें देखने को मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं पे झरने हैं, कहीं पे तालाब है, कहीं पे नहर है, कहीं पे नालियाँ हैं, कहीं पे अच्छी नदियाँ बह रही हैं और कहीं पे नदियाँ नहीं बह रही, कहीं समुद्र के संपर्क में, कहीं पे सूखा पड़ा है, कहीं पे बर्फ़ है। बिकॉज दिस इज कॉल्ड द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब पूरा का पूरा भारत जो है ना वो एक पैटर्न में नहीं है। कहीं पे मैदानी क्षेत्र है, कहीं पे वेल फर्टिलाइज्ड इलाके हैं, कहीं पे क्या कहते हैं बंजर ज़मीनें पड़ी हुई है, कहीं पे बहुत सूखा है, कहीं पे बहुत ठंडा है। क्योंकि भाई हमारे भारत देश में अलग अलग प्रकार की ऋतुएं हमें देखने को मिलती है। दैट इज़ वाई देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड कि जो हमारे भारत में डिस्ट्रीब्यूशंस है जनसंख्या का वो अलग अलग हमें देखने को मिलता है। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल होना भी चाहिए, बिकॉज वी आर डाइवर्सिटी ऑफ द पीपल। हम लोग ऐसे समाज में रह रहे हैं जो पूरी तरीके से मैं कह सकता हूँ बिल्कुल अलग अलग है ना, डाइवर्सिटी लोग हैं हम लोग, तो इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न भी हमें अनइवन देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो ये वाला हिस्सा जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या का हमें देखने को मिल रहा है। सो दैट इज़ उत्तर प्रदेश। यूपी इज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ द पॉपुलेशन। तो आपको कमेंट करके मुझे ये बताना है कि 2021 के अकॉर्डिंग अभी यूपी की टोटल पॉपुलेशन कितनी हो चुकी है। ओके, टोटल पॉपुलेशन बच्चे कमेंट करेंगे भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टोटल पॉपुलेशन यूपी की कितनी है? ओके, तो ये फाइंड आउट करना। हाईएस्ट पॉपुलेशन यूपी के अंदर रहती है इतना तो हमें पता है, लेकिन 2021 में कितनी है वो हमें जानना है। अच्छा, तो पूरे भारत की अगर हम बात करें, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है लोगों का मानना है कि अगर 2011 के आंकड़े देखें तो 2011 के, मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ भाई, ठीक है, तो 2011 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग हमें ये बोला जाता है कि 132 से 35 करोड़ की आबादी जो है, सॉरी 2011 के अकॉर्डिंग ये हो चुकी है। 2000 किसके अकॉर्डिंग हो चुकी है? 2021 के अकॉर्डिंग हो चुकी है। पूरे के पूरे भारत की पॉपुलेशन 132 से 135 करोड़ की आबादी हमारी हो चुकी है। लेकिन हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे? हाईएस्ट पॉपुलेशन यूपी के अंदर है। लेकिन आप देखेंगे यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, ये ऐसे प्लेसेस है, ये ऐसे इलाके जहाँ पे जनसंख्या का 76% रहता है। मतलब पूरे भारत की 76% की पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ इन्हीं हिस्सों में रहती है। मतलब इस हिसाब से देख सकते हैं कि ये जो इलाके हैं ये हाईली डेंसिटी वाले हैं, है ना। तो 76% पे पीपल रहना, जो राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, इधर के इलाकों में रहती है। तो कितना इनक्रेडिबल है कि पूरा भारत एक तरफ और ये कुछ सिलेक्टेड राज्य एक तरफ जहाँ पे 76 पॉपुलेशन राज करती है। और सबसे कम अगर देखा जाए तो जम्मू एंड कश्मीर में 1.4%, AP में लिखा हुआ है 0.11% और उत्तराखंड के अंदर 0.84%। तो इतनी पॉपुलेशन यहाँ, मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन कम रहती है। अब उसका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन एक रीज़न हो सकता है, लेकिन हम डीपली और भी बात करेंगे। डीपली हम ये बात करेंगे कि मतलब इतना कम इन हिस्सों में क्यों है और इतना ज़्यादा इन हिस्सों में क्यों है। तो मैंने जो कमेंट आपसे पूछा है उसे ज़रूर करिएगा, और वीडियो अच्छी लगती है तो भाई एक लाइक तो आप जो देख रहे हैं वो वीडियो का लाइक करने का तो बनता ही बनता है, बिकॉज वी आर टारगेटिंग ओनली 200 लाइक्स। ओके, तो अब कितनी पॉपुलेशन मतलब जम्मू एंड कश्मीर में इतनी कम क्यों है, उत्तर प्रदेश में इतनी ज़्यादा क्यों है, दिल्ली में इतनी ज़्यादा क्यों, उसके पीछे रीज़न है, तो हम पहले वो समझेंगे। तो जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, ये पेपर के अंदर हमेशा आता ही आता है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज़रूर लिखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक जोग्राफिकल रीजन, जिसे आप भौगोलिक बोलते हैं, उसके बाद इकोनॉमिक फैक्टर, आर्थिक बोलते हैं, सोशलॉजिक एंड कल्चर फैक्टर, सामाजिक और सांस्कृतिक, और हिस्ट्रिकल फैक्टर जो है ये भी है। मतलब अगर पूरे भारत के अंदर जनसंख्या एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे माइग्रेट हो रही है, या एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रही है, या किसी प्लेस पे जनसंख्या ज़्यादा है या कम है, उसका एकमात्र कारण होता है ये सारे टॉपिक। अब इन सारे टॉपिक को अगर आप समझ लेंगे तो आप बहुत आसानी से ये पता कर पाएंगे कि इन प्लेसेस की जनसंख्या ज़्यादा क्यों है, दिल्ली की जनसंख्या ज़्यादा क्यों है, यूपी की जनसंख्या ज़्यादा क्यों है, या लोग दूसरे प्लेसेस पे क्यों जाते हैं। ओके, तो अब हम आगे चल रहे हैं, हम देख रहे हैं कि मेन फैक्टर्स कौन से। जोग्राफिकल फैक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल फैक्टर क्यों है, तो आप देख सकते हैं जोग्राफिकल फैक्टर के अंदर 1 सेकेंड,
तो जोग्राफिकल फैक्टर कहने का मतलब होता है ज़मीन का एक तरीके का, मैं तो कह सकता हूँ किस तरीके की ज़मीन है। तो आप नोटिस करेंगे कि अगर जहाँ पे आपको पानी मिल सकता है, जहाँ पे आपको पानी पीने को मिल रहा है, इंसान वहीं पे रहेगा। इसलिए आप देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इतनी पुरानी सिविलाइजेशन थी, उसके बाद मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, वो हमेशा आपको नदियों के पास ही क्यों बसे मिली, या वैदिक कल्चर आपको देखने को मिला। या मैं बोल सकता हूँ वैदिक के बाद अगर आपने 12th क्लास में हिस्ट्री में मौर्य एम्पायर पढ़ा हो, मौर्य साम्राज्य पढ़ा हो, तो आपने नोटिस करा होगा कि ये सारे के सारे लोग पानी के पास ही बसते थे। तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे लोग रहना पसंद करते होंगे। दूसरा एक मत कारण है लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म जहाँ पे प्लेन ज़मीन मिलेगी हमें, लोग यानी कि समतल ज़मीन मिलेगी, तो आप नोटिस करोगे जहाँ पे समतल ज़मीन थी तो वहाँ पे इंसान रहेगा और वहाँ पे लोग खेती कर सकते हैं, कृषि कर सकते हैं। और खेती करेंगे, कृषि करेंगे तो प्लेन ज़मीन पे ही हो सकता है। अगर वो ऊबड़ खाबड़ लैंड होगा, यानी कि देखते हो हिमाचल, जम्मू कश्मीर, वहाँ पे जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन कम क्यों है? क्योंकि वहाँ पे ज़मीन ऊंची नीचे, वहाँ पे एग्रीकल्चर कम हो सकता है, एकमात्र कारण ये। दूसरा क्लाइमेट, तो क्लाइमेट में अगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर जो है वहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत ठंडा क्लाइमेट है। लेह लद्दाख की बात कर लो अगर आप, वहाँ पे भी बहुत ठंडा क्लाइमेट है। इंसान वहाँ रहना पसंद करता है जहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर हो। मॉडरेट टेम्परेचर होगा तो सिंपल सी बात है, इंसान ना तो ज़्यादा ठंडी और ना तो ज़्यादा गर्मी में रहना पसंद करता है, इंसान मॉडरेट टेम्परेचर में रहना पसंद करता है। तो इसलिए आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर या राजस्थान के ऐसे इलाके जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, हीटिंग प्रॉब्लम होती है, वहाँ इंसान नहीं रह सकता। दूसरा एकमात्र सॉइल, तो सॉइल तो मेन कृषि के लिए ही होता है, ठीक है ना, एग्रीकल्चर के लिए ही होता है। तो जहाँ पे कृषि करनी है वहाँ पे सॉइल होनी ज़रूरी है। जहाँ पे मिट्टी अच्छी होगी तो इंसान वहाँ पे किसी भी प्रकार की खेती कर पाएगा। सो दैट इज़ वाई इंसान वहाँ पे रहता है। सो दिस इज़ द ग्रेट रीज़न। अगर मैं ये कहूँ कि जोग्राफिकल फैक्टर इन सारी चीज़ों पे निर्भर करता है तो बिल्कुल सही मायने में निर्भर करता है। तो आप इन्हें ज़रूर लिख लीजिएगा। दूसरा मैं पॉइंट की बात करूंगा, वो पॉइंट है हमारा कौन सा? वो पॉइंट है हमारा इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर का कहीं ना कहीं रिलेशन डायरेक्टली पूंजी से निर्भर होता है। पूंजी का मतलब मनी। तो आप देखेंगे कि सिंपल सी बात है, अगर आपके पास पैसा है जेब में तो आपसे लोग पूछेंगे कैसा है। उससे सिंपल सा रीज़न ये है कि इंसान पैसों के लिए भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे माइग्रेट करता है। तो पैसों के लिए माइग्रेट करने के लिए मतलब मेन, अगर इंसान एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे माइग्रेट करता है तो या तो खनिज, जहाँ पे खनिज अवेलेबल होगा इंसान को वहाँ पे जॉब मिलेगी। जहाँ पे अर्बनाइजेशन होगा, शहरीकरण होगा, इंसान को वहाँ पे जॉब मिलेगी। जहाँ पे उद्योग अच्छे होंगे वहाँ पे लोगों को जॉब मिलेगी। और दूसरे और फैक्टर जहाँ पे मैं बोल सकता हूँ लोग बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, लोग वहाँ पे जाके माइग्रेट करना पसंद करते हैं। तो इनको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर इकोनॉमिक फैक्टर का पहला फैक्टर अगर हम मिनरल्स ले, मिनरल्स, तो आप देखेंगे कि मिनरल्स जहाँ पे खनिज होंगे तो वहाँ उद्योग लगाया जा सकता है और उद्योग लगने के बाद वहाँ पे रोजगार पैदा होगा। तो ऐसी एक्टिविटी की वजह से चाहे इंसान क्या कहते हैं स्किल्ड लेबर हो चाहे सेमी स्किल्ड लेबर हो, वो मिनरल्स के लिए जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगेगी, आप देख सकते हो इस प्लेसेस पे इंसान ज़्यादा रहता है क्योंकि यहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ होगी तो सिंपल सी बात है लोग यहाँ माइग्रेट करेंगे। तो इसीलिए मिनरल्स एक कारण बनता है और इसलिए लोग रोजगार की तलाश में ऐसी प्लेसेस पे जाना पसंद करते हैं जहाँ पे उनको रोजगार, रोजी धंधा कुछ मिल सके। तो एकमात्र कारण यही नहीं है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। दूसरा एक और कारण है मेन है अर्बनाइजेशन। मतलब अगर आपका गांव है और वहाँ पे आपको रोज़गार नहीं मिलता है तो सिंपल सा कारण है आप वहाँ पे क्यों रुकेंगे। जब आपको रोज़गार नहीं मिल रहा, आपके गांव में रोज़गार नहीं मिल रहा, तो आप माइग्रेट कर जाएंगे अर्बन इलाकों के अंदर, ग्रामीण इलाकों से शहरी इलाकों में। क्योंकि सिटीज़ जो होती है, जो शहर होते हैं, इसलिए दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, यहाँ पे जनसंख्या का जो डेंसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा देखने को क्यों मिलती है? क्योंकि यहाँ पे लोगों को रोज़गार, धंधे मिल रहे हैं, लोगों को यहाँ पे बेटर एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एजुकेशन मिल रहा है, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल रही है, बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन मिल रहा है। तो इसी वजह से इंसान इन प्लेसेस पे माइग्रेट होता है। तो आई होप आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपको पता है क्या करना है। दूसरा इंडस्ट्रियल रीजन की वजह से भी आप देख सकते हो लोगों को औद्योगिक वजह से
मतलब मेन है रोजगार मिल रहा है, रोजगार की वजह से बहुत ही तेज़ी में जनसंख्या एक प्लेस से दूसरे प्लेस में माइग्रेट करता है। तो इसलिए आप देख सकते हो रॉकेट सिंह की भी यही कहानी थी। अगर आपने रॉकेट सिंह की मूवी देखी हो तो आपको ये जानने को मिलेगा कि रॉकेट सिंह जी गांव से शहर की तरफ माइग्रेट क्यों कर गए थे। तो उसका एक जीता जागता उदाहरण मेन था इंडस्ट्रीज़, कॉल सेंटर, बड़ी बड़ी एमएनसियाँ जो होती है वो ऐसे इलाकों में रहना पसंद करती है जहाँ पे उनको भी आसानी सस्ती लेबर मिल जाए, बिजनेस मिल जाए, बिजली मिल जाए, है ना। तो ये सारे कारण होते हैं और लोग इसलिए वहाँ माइग्रेट कर जाते हैं। दूसरा यहाँ पे मैं एक कारण और देखूँगा, सोशल और कल्चरल फैक्टर। तो सोशल और कल्चरल फैक्टर में सबसे पहले रिलीजियस फैक्टर आ जाता है। रिलीजियस फैक्टर में अगर आप धर्म की बात करेंगे तो आप नोटिस करेंगे केदारनाथ, है ना, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गोरखनाथ, ऐसे जितने भी प्लेसेस हैं, माता वैष्णो देवी, ऐसे प्लेसेस पे लोग क्यों रहते हैं? क्योंकि वहाँ पे रिलीजियस चीज़ें उनसे जुड़ी हुई है। तो रिलीजियस फैक्टर, एक कल्चर फैक्टर भी मैटर कर जाता है, चाहे वहाँ पे जनसंख्या वो, क्योंकि अगर रिलीजियस फैक्टर है तो वहाँ पे लोगों को कोई काम धंधा करने के लिए भी चीज़ें मिल जाती है। और अगर हम सोशली बात करें, सामाजिक बात करें, तो इंसान सुख सुविधा और शांति के लिए भी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाता है। अगर किसी प्लेस पे पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा हो, मतलब अगर मान लो कि यूपी है, कोई बंदा यूपी के अंदर रहता है और यूपी के अंदर आए दिन दंगे हो रहे हैं, आए दिन क्या कहते हैं टेररिस्ट अटैक हो रहा है, ठीक है, आए दिन बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ख़राब हो रही है, टेररिस्ट अटैक हो रहा है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, तो भी इंसान एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे माइग्रेट करता है क्योंकि उसको अपना सामाजिक जीवन बहुत अच्छी तरीके से जीना है ना। सो ये कारण हो सकते हैं जो आप पेपर के अंदर बिल्कुल अच्छी तरीके से एनालाइज करके लिख सकते हैं। तो ये हमने कौन सा देख लिया, ये हमने सोशल और कल्चरल देख लिया। लास्ट हम देख रहे हैं हिस्ट्रिकल फैक्टर। तो आप देखेंगे कि लोग शुरुआत से ही बॉम्बे, मद्रास, कोलकाता और दिल्ली में ही क्यों बचे, क्योंकि अंग्रेज लोगों ने सबसे पहले ऐसी सिटीज़ का डेवलपमेंट यहीं पे किया था। सबसे पहले उन्होंने इन्हीं चीज़ों को डेवलप किया, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, क्योंकि सबसे पहले तो ये लोग यहीं आके बसे थे ना, यहीं आके बसे तो सबसे पहले यही डेवलप हुआ था। तो इसलिए अगर हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड में जाए, अगर हम बैकग्राउंड हिस्ट्री में जाए तो हमें समझ में आता है कि ये प्लेस सबसे ज़्यादा डेवलप हमेशा रहेंगे क्योंकि अंग्रेजों ने सबसे पहले यहीं पे आके राज किया था। तो मैंने टाइम पीरियड अलग अलग लिख दिया है। अब बात कर रहे हैं लास्ट पॉइंट की, डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन डेंसिटी कहने का मतलब ये होता है कि किसी एक स्थान पे अगर जनसंख्या जो है बढ़ रही है या एक ही प्लेस में जनसंख्या है तो उसे कैसे नापा जा सकता है। उसका फॉर्मूला होता है, जनसंख्या को अगर आपको देख रहा है तो जनसंख्या को आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल जनसंख्या डिवाइडेड बाय एरिया। मतलब अगर आपको दिल्ली की जनसंख्या को नापना है ना तो दिल्ली की टोटल पॉपुलेशन देख लो कितनी है, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन कितनी है और दिल्ली के टोटल एरिया को डिवाइड कर दो तो उसकी टोटल एरिया को अगर आप डिवाइड कर दोगे तो उसकी टोटल डेंसिटी निकल जाएगी। डेंसिटी मतलब हर किलोमीटर में हर किलोमीटर के अंदर कितने लोगों की जनसंख्या का दबाव हमें देखने को मिलता है। तो मैंने एक रफली फिगर बना दिया है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर हम पूरे भारत का देखें तो पूरे भारत के एरिया को अगर हम डिवाइड करेंगे, मतलब पूरे भारत की टोटल पॉपुलेशन को अगर हम डिवाइड करेंगे टोटल एरिया से तो आप नोटिस करोगे कि 2011 के अकॉर्डिंग हमारे पास 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर था। मतलब अगर आप पूरे भारत में 1 किलोमीटर का दूरी तय करेंगे, 1 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे तो इस 1 किलोमीटर की दूरी पे आपको 382 पर्सन मिल जाएंगे। सो ये था 2011 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग। लेकिन 2021 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग क्या है वो आपको फाइंड आउट करके हमें कमेंट करके बताना है कि टोटल क्या कहते हैं पूरे भारत की जो डेंसिटी है वो क्या है। 1 किलोमीटर के अंदर हमें 2011 के अकॉर्डिंग 382 इतना जनसंख्या आपको 1 किलोमीटर में मिल जाता है। लेकिन 2021 के अकॉर्डिंग क्या आंकड़ा है वो आपको कमेंट करके हमें बताना है। ओके, सो ये था हमारा पूरे के पूरे भारत का। लेकिन अब बात कर रहे हैं हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड इलाकों की। तो दिल्ली इतना सा है, बस इतना सा। लेकिन फिर भी दिल्ली की जो 1 किलोमीटर पे जनसंख्या रह रही है, 1 किलोमीटर पे जनसंख्या वो है 11,320। देख रहे हो 2011 के आंकड़े अकॉर्डिंग। जबकि अरुणाचल प्रदेश उससे बड़ा है, देख सकते हो अरुणाचल प्रदेश उससे बड़ा जनसंख्या में है, लेकिन उसमें सिर्फ 17 लोग मिलते हैं 1 किलोमीटर पे। क्यों? क्योंकि आपने अभी पीछे कारण देख लिए सारे के सारे। दूसरा ये है कि हाईएस्ट एंड लोवेस्ट में चंडीगढ़ जो हाईएस्ट पे है, पौंडीचेरी हाईएस्ट पे, दमन दीव हाईएस्ट पे,
जबकि लोएस्ट की बात करें सिक्किम, मिजोरम और अंडमान निकोबार, इतने हैं। ठीक है। दूसरा ये दिल्ली का बताया मैंने, यहाँ पे बिहार का पर किलोमीटर पे 11,102, वेस्ट बंगाल पे 1029 और उत्तर प्रदेश में 828, केरला में 859, तमिलनाडु में 555। ओके, सो ये 2011 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग है बच्चों। कहीं आप कहो कि हमारी बुक में कुछ और लिखा है, वहाँ तो कुछ और लिखा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप 2011 से टैली कर रहे हैं तो यही होगा, 2021 से टैली कर रहे हैं तो ये नहीं होगा। अगर आपकी बुक में 2021 के आंकड़े आ रहे हैं तो वेल एंड ओके। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये पाठशाला का चैनल आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है इस साल। उसके बाद अगर आप टेलीग्राम पे अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पेज, ट्विटर सब पे जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शुक्रिया। जल्द ही मिलते वीडियो के दूसरे पार्ट में। अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए।